आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ठीक है सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के भाग 5 में ठीक है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के बारे में या संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी शामिल है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय राज्य का मुखिया होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक है और वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और मजबूती के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसलिए पहला कथन जो है गलत हो गया। राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि केवल विधानमंडल में केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। इसलिए दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसमें केवल दिल्ली विधानसभा की बात की गई है। अगला प्रश्न है, सूचीवन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1961 के 11वें संशोधन अधिनियम ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया और राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। क्योंकि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को भी एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो मामलों में भिन्न है। पहला है कि इसमें संसद के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य शामिल होते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते थे। तो पहले इस तरीके से भिन्न है। दूसरा जो तरीका है उस इस तरीके भिन्न है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के मामले में विधानसभा के सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। इस अंतर का कारण समझाते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि दोनों मामलों में चुनाव का तरीका समान है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान किया जाता है। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त बैठक में मिलकर किया जाएगा। इस प्रक्रिया को 1961 के 11वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया।
इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, और ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है भी सही है कि विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि विचार करना है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या के निर्धारित करने वाला प्रावधान 51वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 75 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से के संबंधित प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे। इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और यह प्रावधान 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसलिए दूसरा कथन, पहला कथन सही है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 महीने की अवधि तक वह सदस्य बना रह सकता है। और दूसरा कथन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार को प्राप्त करने का हकदार होता है और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 3। 2 और 3 सही है, पहला जो है वो कथन गलत है, क्योंकि संविधान राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करता है। जैसे पहले है कि उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि तक उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। इसलिए पहला कथन गलत है। उसे कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए और वह किराए के भुगतान किए बिना अपने सरकारी आवास का उपयोग करने का पात्र है। मतलब राष्ट्रपति भवन उसके पास उपयोग करने के लिए वह पात्र है। वह ऐसे भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है जो संसद निर्धारित करती है। मैं दूसरा कथन, ठीक है, और उसके भत्तों या उसके वेतन को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। इसलिए तीसरा कथन सही है। राष्ट्रपति अनेक विशेषाधिकारों और छूट का पात्र है। वह अपने कार्यकाल के दौरान कृत्यों के संदर्भ में कानूनी दायित्वों से व्यक्तिगत छूट का लाभ उठा सकता है। अपनी पदावधि के दौरान उसे व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी आपराधिक कार्यवाहियों से छूट प्राप्त है और उसे गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, 2 माह की नोटिस देने के बाद उसके व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में पदावधि के दौरान उसके खिलाफ सिविल कार्यवाहियां प्रारंभ की जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अधिकरणों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी भर्ती और सभी कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है का प्रयोग करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 323 का में अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 323 खा में अन्य विषयों के अधिकरण से संबंधित है, जबकि इसके लिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में भाग 14 का जोड़ा गया था। 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है और अनेक राज्यों में इसकी अतिरिक्त खंडपीठ है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मूल क्षेत्राधिकार भर्ती और उसके अधीन आने वाले कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों तक है। इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा, केंद्र के अधीन सिविल पद और रक्षा सर्वोच्च सेवाओं के सिविल कर्मचारियों तक है। लेकिन रक्षा बलों के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और संसद का सचिवालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। वे 5 वर्ष की अवधि तक या अध्यक्ष के मामले में 65 वर्ष की आयु तथा अन्य सदस्यों के मामलों में 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो अपना पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के समान होते हैं। और दूसरा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दिया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सीटों के आवंटन के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 लागू किया गया था? लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 3। पर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम संख्या का प्रावधान किया गया है और साथ में उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 171 में राज्य की विधान परिषद की सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो होती है। जब राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेख किया गया है। इसके आधार पर कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन नहीं इसका जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है। जब ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास अनुच्छेद 11 के तहत केवल 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या फिर विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है या फिर संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा सकता है यदि वह धन विधेयक नहीं है तो। लेकिन यदि
विधेयक संशोधन सहित या संशोधन रहित संसद द्वारा फिर से पारित किया जाता है तो और राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है और ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति के लिए परामर्श को मानना बाध्यकारी बनाया गया है, इसलिए पहला कथन जो है सही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। यह प्रावधान राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच घनिष्ठ और गोपनीय संबंध पर बल देता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री ने की है। एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है उसके पास बोलने और दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह केवल उस सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य हो, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों के संबंध में विचार करें कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है और चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है और जब संसद में मंत्रिपरिषद में विश्वास समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोध करते हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2, मतलब पहला दूसरा जो है वो सही है। तीसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता यानी लोकसभा का नेता होता है और इस नाते उसके पास कुछ शक्तियां होती हैं, वह संसद के सत्रों को आह्वान और स्थगन के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं। अगला प्रश्न है, परिसीमन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82, 170 में 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में पुनर्व्यवस्थापन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था की गई है। दूसरा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 330, 332 में 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राष्ट्रीय विधानसभा में एससी और एसटी जातियों के आरक्षण की सीटों की व्यवस्था की गई है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। पहला इसका कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला इसका कथन जो है वो गलत है। पहला कथन सही इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में संसद के द्वारा निर्मित विधि में निर्धारित तरीके व प्राधिकार से प्रत्येक राज्य को 2001 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र पुनः संयोजित और विभाजित करने का प्रावधान किया गया था, इसलिए पहला कथन जो गलत है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में विचार कीजिए कि किसी कर के आरोपण कमी उसको हटाने के को धन विधेयक का भाग समझा जाता है, इसलिए किसी भी कर को नियमन सामान्य विधेयक का भाग होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है
और जब किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उसे सदन के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 3। और 2 और 3 जो हैं वो सही है। पहला कथन जो है वो गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार एक विधेयक को धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित में से सभी या किसी के संबंधित प्रावधानों की बात कही गई है, यानी किसी कर का अधिरोपण, समाप्ति, परिहार, परिवर्तन या फिर विनियमन। इसीलिए दूसरा पहला कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विचार कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। पहला कथन इसलिए गलत है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं विवादों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच कर निर्णय लिया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है, राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था, यानी कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से किसी का अनुपस्थित होना। तो दूसरा कथन भी गलत है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के तौर पर किसी व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय को ऐसी घोषणा की तिथि से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे और वे लागू रहेंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।